भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। नमस्ते भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं वर्णानाम् उच्चारणस्थलं पठामः। अस्माकं संस्कृत भाषायां व हिंदी भाषा स्यात्। यतोहि संस्कृत हिंदी इत्यानयोः भाषयोः या लिपि वर्तते सा देवनागरी। अतः देवनागरी लिपि में जो वर्ण है वो संस्कृत में भी समान है और हिंदी में भी समान है। कुछ चीजें जो संस्कृत में अधिक है और कुछ चीजें जो आधुनिक हिंदी में नई जो जिनकी गवेषणा हुई वो कुछ अलग है। बाकी वर्णों का उच्चारण स्थल जो है मित्रों वो सभी का हिंदी और संस्कृत में समान है। तो मैं समझता हूं कि ये जो कक्षा है वो हिंदी और संस्कृत में समान रूप से उपयोगी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन से वर्ड को कहां से हम बोलें, क्योंकि मनुष्य के पास ईश्वर ने ऐसी एक अद्भुत शक्ति दी कि वह सायास भी और अनायास भी जो है वर्णों का सही उच्चारण कर सकता है यदि अभ्यास है तो। वस्तुतः उच्चारण पर यदि मैं आपको 2 मिनट बात करूं तो उच्चारण पर जो हमारा देशीय प्रभाव है, जो हमारा क्षेत्रीय प्रभाव है, वो निश्चित रूप से लक्षित होता है, परिलक्षित होता है, दिखाई देता है वो। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, कि हे अर्जुन, जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तब सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तो जब हम यदि बारंबारम यदि वयं सम्यक रूपेण अभ्यासं कुर्मः चेत यदि कस्यापि वर्णस्य अस्माकं व्यक्तिगत रूपेण यदि कस्यापि वर्णस्य वयं अशुद्ध उच्चारणं कुर्मः चेत अभ्यासेन तस्य शुद्धम् उच्चारणं कर्तुं शक्नुमः इति मम विश्वासः तु अस्ति एव। यद्यपि मम अपि उच्चारण कुत्रचित् भ्रष्ट एव अस्ति इति अहं जानामि, तदापि अहं प्रयासं करोमि यत् कथमपि अहं शुद्धं वदामि, शुद्ध वर्णस्य उच्चारणं करोमि इति मम सदैव इच्छा भवति। तो चलिए, ये वर्णों के उच्चारण स्थल की आज हम बात कर रहे हैं मित्रों। देखिए, महर्षि पाणिनि ने संज्ञा सूत्रों में ही इन सूत्रों का कथन किया। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है हम पढ़ते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा जो प्रकरण है उसमें इन वर्णों का जो उच्चारण स्थल है उसको सम्मिलित किया गया, क्योंकि वो वर्णों की संज्ञा भी करते हैं। ये ध्यान रखो। तो देखो, पहले हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक टेबल मेरे साथ आप बना लीजिएगा। यहां पर मैं जो है ना कुछ लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिख दीजिएगा बोधक सूत्र। उच्चारण स्थल या बोधक सूत्र के बाद में बोधक वर्ण लिख दो। बोधक वर्ण, फिर उच्चारण स्थल, और फिर इन वर्णों की संज्ञा क्या है। क्योंकि मैंने कहा ये संस्कृत के संज्ञा प्रकरण में पठित है, इसलिए इनकी संज्ञा क्या है। तो ये चलिएगा, एक जो है इस तरह से इसके नीचे आप लाइन खींच लीजिएगा।
चलिए मित्रों, मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। 1 नंबर पहला सूत्र देखो, इसमें समझाने से ज्यादा केवल यदि मैं वैसे बात करूं तो वैसे तो क्रियात्मक है पूरा का पूरा ही, लेकिन समझाने से ज्यादा तथ्य हैं, तो मेरे साथ तथ्य लिखते जाइएगा। क्या है, चलिए पहला सूत्र जो है वो है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ये पहला सूत्र है। ये हमें ये कह रहा है कि इस कंठ से पहले जो उधर जो वर्ण लिखे हुए हैं उनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होना चाहिए। विद्यार्थियों अब यहां पर देखो, अ जो है इसका अर्थ क्या है। देखो अ जो है ये 18 प्रकार का अ है। मैंने आपको बताया था अ का पूरा कुल है 18 प्रकार के आकार, मानी 18 प्रकार के जो अ है। अब वो 18 प्रकार कौन से हैं ये ध्यान रखो, क्योंकि वर्णों के स्वर वर्णों के पहले 3 भेद होते हैं ना, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। फिर उस प्रत्येक ह्रस्व के उदात्त अनुदात्त और स्वरित, फिर उसके प्रत्येक के दीर्घ के भी उदात्त अनुदात्त और स्वरित, और फिर प्लुत के भी उदात्त अनुदात्त और स्वरित, और फिर प्रत्येक उदात्त के 2 भेद हो जाते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। फिर अनुदात्त के भी अनुनासिक और अननुनासिक। इस प्रकार ये अ जो यहां पर जो कहा वो अपने पूरे कुल का बोध कराता है, ये ध्यान रखिएगा। और कु जो है, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, 18 प्रकार बता दिया। अब मैं ये ध्यान रखिएगा कि अ का पूरा कुल जो है, आप चाहें तो मैं कोष्टक में 18 प्रकार लिख देता हूं। 18 प्रकार का अ, और ये जो कु है ना, देखो याद करो, जब मैंने एक व्यंजनों की जब बात करी थी, और व्यंजनों में मैंने आपको बताया था वर्गीय व्यंजन, उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि कु चू टू तू पू ये उदित वर्ण कहलाते हैं। और कु का अर्थ मैंने वहां पर लिखा था पूरा का पूरा क वर्ग, मानी क का पूरा परिवार। तो क ख फिर घ घ और अंग। एक तो ये ध्यान रखिएगा मेरे विद्यार्थियों, हम इनका उच्चारण जो है ना वो करते हैं के, खे, घे, घे इस तरह से, और फिर इसका तो ण में नंग पता नहीं क्या है। और देखिएगा इनका शुद्ध उच्चारण कैसे है, तो ये ध्यान रखो। देखो मैंने अभी पहले वाली क्लास में आपको बताया है अल्प प्राण महाप्राण, तो क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, तो उसको बोलो भी ऐसे ही क ख, फिर ग घ, और फिर अंग है ये, जैसे वांग में मैंने आपको शब्द बताया था। तो खैर, तो क ख ग घ और अंग, इनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है बोलो, कंठ है। और इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और इन वर्णों की संज्ञा क्या है बोलो, कंठ है। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातें कई बार जीवन में बहुत बड़ा जो है अंतर पैदा कर देती है। आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि क इत्यस्य वर्णस्य का संज्ञा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनमें मैं नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, ये जो पहले से सब कुछ है उसी को मैं व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन मैं एक नई दृष्टि दे रहा हूं कि आपको इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर करना है। आपसे कोई एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि क या ख या घ, इसके आगे कार लगा देता है, क्योंकि वर्णों को बताने का तरीका यही होता है, ककार खकार गकार, मैं आपको बता चुका हूं। तो या फिर क इन्वर्टेड कॉमा और इत्यस्य वर्णस्य का संज्ञा। अब वो कंठ भी दे रहा है, कंठ भी दे रहा है, तो कंठ उसकी संज्ञा नहीं है विद्यार्थियों, कंठ तो उसका उच्चारण स्थल है और कंठ उसकी संज्ञा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये एक मोटा अंतर जो था ना वो यहां पर। और यदि उच्चारण स्थानम पृच्छ्यते, यदि उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है तो वहां पर कंठ मत करना। जब वर्णों की ये संज्ञा शब्द आ जाए तो इनमें से जितने भी वर्ण आएंगे उनकी कंठ संज्ञा होगी। और उच्चारण स्थानम यदि आ जाए, स्थल या स्थान, यदि ये शब्द प्रश्न में आ जाए तो वहां पर आपको कंठ करना है। ये बात आगे भी सब जगह लागू होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहां तक आ गया हूं। 18 प्रकार का, कु का मतलब क वर्ग, और ह देखिएगा। अब इसमें ह जोड़ लो, ह जो है उसका, और यहां पर आगे क्या है पढ़ो, विसर्जनीय, फिर यहां नाम तो षष्ठी विभक्ति है, तो ये विसर्ग। देखो विसर्जनीय जो है, ये विसर्जनीय और विसर्ग ये पर्याय है। ये विसर्जनीय और विसर्ग एक दूसरे की पर्यायवाची है, विसर्जनीय कह दो या विसर्ग कह दो, एक ही बात है, भ्रमित नहीं होना है। तो विसर्जनीय का उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखो एक और बात, अब यहां पर क्या, अयोग वाहा
जो है वो आश्रय स्थान भागिनः भवन्ति। यदि विसर्ग का उच्चारण स्थान, मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बताया होगा कि राम में है तो राम और हरि में है तो इसका उच्चारण स्थान जो है ना वो तालु हो जाता है, क्योंकि र में ई मिला हुआ है। लेकिन सामान्य विसर्ग का उच्चारण स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो वो कंठ होता है। ये हमें ध्यान रखना, ये तो आश्रय स्थान के भागी होते हैं। जिस विसर्ग से पहले जो स्वर है उस स्वर का जहां से उच्चारण होता है विसर्ग का भी वहीं से उच्चारण होता है। जैसे मैंने आपको कहा रामयो हो, तो रामयो ह नहीं बोलना हो, और वहां पर कंठ तालु आ गया। तो ये थोड़ी सी ये चीज जो है ना हमें थोड़ा यदि ध्यान से आप समझोगे तो इस चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहां पर ह जो मैं विसर्जनीय मानी विसर्ग जो कह रहा हूं वह सामान्य विसर्ग जिसमें अ आता हो, अ से परे जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, ये ध्यान रखना। तो ये इतने वर्ण जो है इनका उच्चारण स्थान तो कंठ हो गया, और इनकी जो संज्ञा है मित्रों वो जो है वो कंठी हो गई। पहला सूत्र समाप्त हो जाता है। चलिए आगे चलता हूं। दूसरा सूत्र आपका कहता है कि ई चू य शानाम तालु, ये षष्ठी विभक्ति है सब। और दूसरी बात, यदि थोड़ा सा आप लोग नहीं घबराएं तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो वर्णोच्चारण बोधक जो सूत्र हैं उन सभी सूत्रों में इतरेतर द्वंद्व समास है। एक तो वकार से दंतोष्टम, ओदौतो हो कंठोष्टम और एदयितो हो कंठ तालु, इन तीन को छोड़कर के बाकी सब में इतरेतर द्वंद्व है। मैं थोड़ा सा अपने विषय से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं, घबराना नहीं है। जिनको नहीं समझ में आए कोई नहीं, आगे जैसे जैसे हम समास पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। देखो क्यों है इतरेतर द्वंद्व, क्योंकि इसका विग्रह करते हैं अश्च कुश्च हर्ष विसर्जनीय इति अकुह विसर्जनीयाः तेषाम अकुह विसर्जनीया नाम इतरेतर द्वंद्व। इतर का इतर के साथ, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ जब समास हो जाता है तब हम उसको इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। यदि आपको कोई ये पूछ ले कि भाई ये इन अस्मिन् सूत्र कहाँ समास हो, कौन सा समास है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो है इतरेतर द्वंद्व समास से इसका निर्माण हुआ है। अस कुश, इसी तरह से ईश चुष्ट यश शश्च इचु यशाः तेषाम इचु यशानाम, और फिर तालु आ गया, इतरेतर द्वंद्व समास बन जाता है। इसी प्रकार से सर्वत्र जानना चाहिए। चलो अब आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं ये ई जैसे 18 प्रकार का है तो ई का भी पूरा परिवार जो है वो मित्रों 18 प्रकार का है। और कु का मतलब कवर्ग था तो चू का मतलब चवर्ग हो गया। और इसका उच्चारण पुनः जो है आज यहां पर आप सीख लोगे, और जीवन में, क्योंकि शिक्षक जो है वो एक सुधरता है तो अपने जीवन में हजारों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। शिक्षक की भूमिका इस संसार में बहुत महान भूमिका है। शिक्षक कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि वो एक गुरु, आप में से एक व्यक्ति यदि इसको ढंग से बोलना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, तो न जाने जीवन पर्यंत आप कितने लोगों का मार्गदर्शन करोगे। तो ये देखो चह छह नहीं बोलना है इसको। आज के बाद में जितने भी लोग इस कक्षा को जो सुन रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, एक अल्पप्राण दूसरा महाप्राण। तो च छ झ य बिल्कुल जो है एक तारतम्यता में ध्वनि निकलनी चाहिए और तालु से निकलनी चाहिए। च छ झ य, देखो ये कंठ है, कंठ के नीचे ये काकल है, जो हिंदी में काकल आते हैं ना, ह का उच्चारण स्थान काकल मानते हैं। और ये कंठ से थोड़ा ऊपर जो जिह्वा का जो मूल होता है उसको ऊपर जिह्वा मूल वाला कहते हैं। और दांतों से जो पीछे का जो भाग है वो तालु है, ये ध्यान रखना। दांतों के पीछे जो कठोर प्लेट होती है वो तालु है, ऊपर वाली जो है वो मूर्धा है। हम हिंदी में इसको और थोड़ा विस्तार से समझा देंगे, अभी आज इतना ही समझिएगा। तो चू का मतलब क्या हो गया, चवर्ग। और आगे क्या, देखो ये सूत्र खुद ही कह रहा है कि मेरे अंदर य है और यहां पर क्या है, श है। और यही कारण है कि मित्रों देखो ये वाला इस श का प्रयोग हमेशा ही इस च वर्ग के साथ होता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं मतलब कोई भी शब्द जो लिखूंगा ना उसमें यदि ये तालव्य शकार ये च ज है तो उससे पहले उसकी पीठ पर हमेशा ये तालव्य शकार ही बैठेगा, माने च वर्ग का जो उच्चारण है वही श का उच्चारण है। तो स श और श, स श श, स श श, इस तरह से हमें बोलना है।
तो ये च छ ज झ य और श और ई 18 प्रकार का जो है उसका इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं विद्यार्थियों वो क्या है? बोलो, तालव्य है। आगे चलता हूं, बात यहां पर समाप्त हो गई और आगे वाला सूत्र है ऋटूर षाणाम मूर्धा। ऋटू षाणाम मूर्धा, थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपको ये मूर्धा, देखो जहां से ट बोलते हो ट ट, तालु से पीछे का जो ऊपर का ठेठ जो छत है ट, बिल्कुल ठेठ ऊपर जो लग रहा है वो मूर्धा है। तो देखिए री, तो री कितने प्रकार का हो गया? घबराना नहीं है, 18 प्रकार का भी है और 30 प्रकार का भी है, क्योंकि री और री की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो एक तरह से ये री, लेकिन यहां पर ये 18 प्रकार का ही है री, क्योंकि री का उच्चारण स्थान तो फिर अलग हो जाएगा। तो री 18 प्रकार का, टू का मतलब टावर, तो ट ठ ड ध और न, और इसके साथ में क्या जोड़ दो? बोलो, एक र जोड़ दो और एक श जोड़ दो। मानी जहां से र बोला जाता है वहीं से श, जहां से ट श, इसका उच्चारण आप ऐसे कर सकते हो, च श। आगे चलो, और ये कहां से बोले जाएंगे? बोलो, मूर्धा से। और मूर्धा से बोला जाएगा जो वर्ण, उनकी जो संज्ञा होगी वो मूर्धन्य होगी। एक शब्द में कहूं तो ये इतने वर्ण मूर्धन्य संज्ञक है और इनका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं आगे चलता हूं मित्रों। आगे वाला सूत्र जो है वो है ऋतुल्य सानाम दंता। चौथा जो सूत्र है वो ये है ली, फिर तू, फिर ल, सानाम दंता। थोड़ा अलग अलग लिखा है ताकि जो है, अब ये यहां पर देखो दंता क्यों प्रयोग हुआ? तालव्य तो नहीं हुआ, क्योंकि तालु तो एक ही होता है, लेकिन दांत जो है वो एक नहीं होते। दंतः दंतो दंतः। अब देखो, एक तो ली, कितने प्रकार का ली हो गया? 12 प्रकार का ली हो गया। और तू का मतलब तवर्ग हो गया, तो त, थ, द, ध और न। अगेन जो है इसको बोलने का आप अभ्यास कीजिएगा, त, थ, द, ध, न। और आगे क्या है? बोलो, ल। और आगे क्या है? स। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत। अब ये दांत एग्जैक्ट जो है इसका उच्चारण स्थान नहीं है। दांत से पीछे जिसको हम हिंदी में आजकल उसको वर्त से कहने लगे, मसूड़ा, है ना? तो इनका उच्चारण स्थान वही है, क्योंकि त, थ, द ऐसे नहीं बोलते हम, इससे थोड़ा सा नीचे। लेकिन दांत से वहां पर तात्पर्य ये वाला दांत जो कठोर भाग है ये नहीं है, इस दांतों के बिल्कुल जस्ट ठीक पीछे जो है जिह्वा इसकी जड़ में लगती है दंत, इसलिए दंत कहना अभिप्राय होगा, मैं ऐसा समझता हूं। इनका उच्चारण स्थान दंत है और दंत से बोले जाने के कारण ये जो वर्ण है ना इस लाइन वाले, इनकी मित्रों जो संज्ञा है वो दंत है। तो सूत्र था ऋतुल्य सानाम दंता। आगे चलते हैं। आगे वाला सूत्र है 5वां, और 5वां सूत्र में कह रहा है उ, फिर ये पू बड़ा आएगा, कोई कारण है आगे बता दूंगा। पद्यमानीय मानिया नाम, और यहां पर मैं म अलग करके औष्ठ कर देता हूं। ये देखो औष्ठ 2 है इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि औष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण, और ये देखो मैं बता रहा था ना इसमें दंत का मतलब दंत नहीं है, तो जिसके दांत नहीं होता है ना वो भी त बोल देता है, लेकिन जिसके औष्ठ नहीं होता वो कभी भी प नहीं बोल सकता। हिंदी में एक प्रश्न आया था 2010 में ऐसे ही परीक्षा में कि जिसके नीचे वाला औष्ठ काट दिया जाए वो कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकता, उसमें ऑप्शन में था प। तो प का उच्चारण यस्य जनस्य औष्ठ न भवति सह कदापि उ इत्यस्य तथा स पकार मानी प वर्गस्य उच्चारणं कर्तुं नैव शक्नोति, वो उच्चारण उसका नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। तो ये कह रहा है, देखो यहां पर तू आया, टू आया, चू आया, पू आया, लेकिन यहां पर क्या आया? पू आया। क्यों आया? दिमाग लगाओ। देखो एक तो है ऊ, ठीक है, और एक क्या है? उपदमानीय है। उपदमानीय, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ऊ मिलकर के बड़ा हो गया, तो पू बड़ा का प्रयोग हुआ है। उपदमानीय, उपपद्यमानीय, ऊ फिर प मानी ऊ वाला और फिर उपदमानीय। तो यहां पर जो है प के आगे पू के आगे उपदमानीय आ गया था, इसलिए बड़ा हो गया है ये। उपदमानीय क्या होता है ये पता ही है आपको? प और फ के पहले जो आधा विसर्ग ऐसा आ जाता है ना, इनको यदि आपसे कोई पूछे ये क्या है तो ये उपदमानीय है। तो मित्रों ये ऊ कितने प्रकार का हो गया? अब तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये जो ऊ है
ये 18 प्रकार का है। और पू का मतलब प वर्ग है, तो प फ इसका उच्चारण भी ऐसे करें, प फ, फिर ब भ और म, और फिर क्या है आगे, कुछ नहीं है, और साथ में क्या लिख दो, उपदमानीय। उपदमानीय 2 वर्ण है ना, इनका जो उच्चारण स्थान है मित्रों, इसमें जो है इनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, बोलो क्या है, औष्ठ है। और औष्ठ से बोले जाने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, बोलो औष्ठ्य वर्ण बोलते हैं, मानी औष्ठ इनकी संज्ञा है, औष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि यमगणनानाम नासिका च, यमगणनानाम नासिका च, मानी कि अब देखो पंचम वर्ण आगे सभी वर्गों में, सीधा लिख देता हूं फिर बताऊंगा, य म ग न, ये ग न और न, और इनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका, लेकिन आगे क्या लिखा उन्होंने, च। विद्यार्थियों, संस्कृत वर्णमाला में 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थल है, और ये बात थोड़ी सी समझने योग्य है, ये ध्यान रखना। देखो ये कह रहे हैं कि च मानी और च का अर्थ क्या होता है, बोलो और, क्योंकि इन य म ग न 5 वर्णों का जो मैंने यहां पर लिखे हैं, क्रम से 1 से 5 तक में भी आया। देखो यहां पर यह अंग आया है, यहां पर य आया है, यहां पर न आया, न आया, तो इनका उच्चारण स्थान, न का उच्चारण स्थान दंत भी है, म का उच्चारण स्थान औष्ठ भी है। लेकिन आपसे यदि पूछे कि य म ग न, इनमें से कोई भी वर्ण आपसे पूछ लिया कि य इत्यादि वर्ण से उच्चारण स्थानम किम अस्ति, और उसके साथ में देखो य का पूछ रहे हैं हमें ना, तो य का तालु भी दिया है और नासिका भी दिया है, तो आपको नासिका करना है, क्योंकि पहले तालु का लेकिन लास्ट में क्या कहा, नासिका, ये ध्यान रखो। लेकिन और एक चीज, यदि आपसे पूछे कि य इत्यादि वर्ण से उच्चारण स्थानम किम अस्ति, हिंदी में बता रहा हूं कि य, ये य, इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, एक ऑप्शन में तालु आ रहा, दूसरा में नासिका आ रहा, और तीसरे में ना तालु नासिका आ रहा है, तो तालु नासिका करना है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में आपको सही उत्तर चुनने के अंक नहीं मिलते हैं, सबसे सही चुनने के जो है अंक मिलते हैं। ध्यान रखना, कोई भी परीक्षा देने जाओ तो अगली बार देखना, आपसे ये कहा जाएगा सबसे पहले कि सबसे उचित विकल्प का चयन करें, मानी सबसे उचित विकल्प जो है उसका आपको चयन करना है। तो यम गण न जो है इनका नासिका उच्चारण स्थान है। च इसीलिए कहा कि भाई इनका उच्चारण स्थान अपने अपने वर्गों के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी है, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। और मित्रों, जो नासिका से बोला जाता है उसको क्या बोलेंगे अपन, नासिके बोलेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। साथ साथ में आगे चलिएगा। अब यहां पर 7वां सूत्र ये कह रहा है कि ए दई तो हो कंठ तालु। अब बहुत सरल है, वैसे तो सारी चीजें सरल है, बस दिल से यदि आप पढ़ लो तो सब चीजें सरल है। ए दई तो हो कंठ तालु, यह प्राणी अंगत्वात् द्वंद है, प्राणी अंगत्वात् द्वंद है इसमें, बाकी इनमें सब में इतने तो द्वंद है। यह स म स न स न स न स यम गणना तेषाम यम गणना नाम, इस तरह से। लेकिन यहां पर प्राणी अंगत्वात् आ गया, इसलिए एक वचन का प्रयोग हुआ। ए दई तो हो कंठ तालु, एत ऐच्च, एच्च ऐच्च तयोः एदत् एद ए दई तो हो। मानी इसका मतलब यह है, सीधा सीधा यदि मैं आपको, आप इसमें उलझिए बिल्कुल मत, ये बहुत सरल है मित्रों। इसका उच्चारण स्थान जो है ना, किसका, ए और ऐ का उच्चारण स्थान यदि आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, कंठ तालु होगा। और कंठ तालु के पीछे एक तरीका मैं आपको याद करने का और बता देता हूं कि ए जो है ये वाला, इसमें अ और ई दो मिले हुए हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कंठ तालु हो जाएगा। मैंने आपको ये कहा था कि संस्कृत वर्णमाला में 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थल है। वो किसके हैं, 5 तो ये रहे, 2 ये आ गए, 7। और फिर एक 8वां सूत्र और लिख देता हूं मैं, ये रहा आपका 8वां सूत्र। और 8वां सूत्र में कह रहा है ओ फिर दौ और तो हो, क्या है, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो गया, बोलो ओ और औ हो गया। और आगे एक सूत्र और पहले लिख देता हूं मैं, एक 9वां सूत्र जो है वो कह रहा है कि वकारस्य दंतोष्ठम। वकार जो है उसका वो ऊपर तो है ही है, लेकिन इसका दंतोष्ठम है। वकार से दंतो, व जब बोलते हैं व बोलते हैं तो वो दंतोष्ठ है। हिंदी में यहां पर इसको औष्ठ भी माना गया है, ये ध्यान रखना।
लेकिन इसको दंतोष्ठ, संस्कृत में मूलतः इसको दंतोष्ठ मानते हैं। यहां पर हिंदी जब हम पढ़ाते हैं तब उपूव औष्ठो ऐसे कह देते हैं। तो देखो वकार से दंतोष्ठम ऐसा यहां पर आया, इससे आप जो है ओ औ वापस आ जाता हूं, ये क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठम होगा, और कंठोष्ठम से होने के कारण क्या होगा, कंठोष्ठ्य, ऐसे आप इसका उच्चारण, ये संज्ञा इनकी ये है, और इनकी संज्ञा जो है वो मेरे विद्यार्थियों कंठ तालव्य है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वकार जो है उसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, बोलो, दंतोष्ठम है। दंतोष्ठम ये केवल व है, इसका उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ है, और दंतोष्ठ से बोले जाने के कारण इसको क्या बोलेंगे, बोलो, दंतोष्ठ्य, माने इसकी संज्ञा जो है वो दंतोष्ठ्य हो जाएगा, सब में यह प्रत्यय जुड़ जाता है, दंतोष्ठ्य। इस तरह से ध्यान रखना। और 10वां जो सूत्र है वो हमें क्या कह रहा है, जिह्वा मूल्यस्य। देखो ये जिह्वा, फिर ये मूल्यस्य, जिह्वा मूल का मूल्य वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है कि जिह्वा मूल्य होता है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, क्या होता है ये जिह्वा मूल। तो आप सभी को पता है कि जब मैं क और ख के ऐसे जो है वो क्या कर दूं, अर्ध विसर्ग कर दूं, तो ये जिह्वा मूल्य हो जाएगा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, जिह्वा मूल्य, और संज्ञा भी संज्ञा जो है वो भी जिह्वा मूल्य संज्ञा हो गई। देखो उपद मानिए तो वहीं से बोले जाते हैं जो खुद का वर्ण बोला जाता है, लेकिन जो सामान्य क ख जिसको हम बात कर रहे हैं इसका उच्चारण स्थान कंठ है, और इसमें क और ख के पीछे यदि ये आगे ये यदि अर्ध विसर्ग दे दे तो उसका फिर कंठ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका जो उच्चारण स्थल है मित्रों वो क्या होगा, बोलो, जिह्वा मूल होगा। और फिर लास्ट में कहते हैं नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार जो है, अनुस्वारस्य नासिका या नासिका अनुस्वारस्य, ये नासिका जो है, अनुस्वार जो है, ये 11वां सूत्र है। ये माने अनुस्वार कौन सा, ये अनुस्वार जो है, अनुस्वार से नासिका, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ये अनुस्वार किसी भी वर्ण को व्यक्त करने के लिए मैंने आपको अनुस्वार का अर्थ बताया था, याद रखना। अयोग वहां में मैंने 4 प्रकार के वर्ण बताए थे, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल और उपद मानिए। तो ये जो है अनुस्वार जो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा, और नासिका तो उच्चारण स्थान है, और नासिका से जो बोले जाने वाला होने का इसको भी, अनुस्वार को भी हम यमगंडम की तरह नासिक कहते हैं। तो ये था आपके वर्णों का उच्चारण स्थल। आप इसको यदि एक बार, अब देखो ये ध्यान रखो कि देखो 5 वर्ण तो मेरे विद्यार्थियों ये वाले, 2 वर्ण ये, 2 वर्ण ये और 1 ये कुल मिलाकर के 10 वर्ण है जिनका 2-2 उच्चारण स्थल है। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि मैंने आपको बताया कि अंग का जब उच्चारण स्थान पूछे और नासिका नहीं हो तो कंठ कर सकते हो, कंठ के साथ में जब नासिका आएगी तो कंठ को छोड़ के नासिका करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा विकल्प आ जाए जिसमें कंठ और नासिका दोनों आ जाए तो फिर आपको कंठ और नासिका की तरफ देखना ही नहीं है, उसकी तरफ नहीं देखना है, फिर आपको सी की तरफ कंठ नासिका, क्योंकि सर्वासु उचितम, सबसे जो उचित विकल्प होगा, सर्वेश उचितम विकल्पम किमस्ति चेत् सी एव भविष्यति। यदि ऐसा इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसके साथ में मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या आपको वर्णों के उच्चारण में आएगी। मुझे तो नहीं लगता। आप हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा दे दीजिएगा, इसके बाहर आपको कभी कुछ भी नहीं पूछने वाले, लेकिन इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ढंग से। जितनी चीजें मैंने आपको बताई उसको आपको याद करना है। फिर भी यदि आपको कोई चीज इसमें से समझ में नहीं आई हो तो मैं आपके लिए तैयार हूं। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ये बताइएगा कि आपको इसमें ये समस्या आई है। तो चलिए मित्रों, आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और ये था हमारा आज वर्णों का उच्चारण स्थल। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।